चलो अब याद देखो, चलो एग्जाम्पल 11 देखते हैं। कह रहा है कि इस क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर क्वेश्चन में ये होता फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी तो हम हर किसी पे चेक करते हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूटी जो होती है किसी भी फंक्शन की वो वहीं पर मिलती है जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 12th क्लास में इतना लेके चलो आप, तो यहां फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रही है। तो 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, 1 इज अ एक्सट्रीम पॉइंट, 1 इज अ टर्निंग पॉइंट, एक ही बात होती है। ठीक है जी। क्यों हो रही है 1 पे डेफिनेशन चेंज? क्योंकि अगर आप इस फंक्शन fx में x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन वर्क करेगा, 1 से बड़ा पुट करेंगे तो ये फंक्शन वर्क करेगा, और अगर 1 से छोटा पुट करेंगे तो ये। क्लियर है? पक्के। लेकिन 10 पुट करेंगे, 10 से बड़ा पुट करेंगे तो भी ये, 10 से थोड़ा सा छोटा पुट करेंगे तो भी ये, और 10 पुट करेंगे तो भी ये। तो 1 पर केवल फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही, तो इस फंक्शन का जो डिसकंटिन्यूटी मिलेगी वो 1 पर ही मिलेगी। अगर 1 पे भी ये फंक्शन बाई चांस कंटिन्यूस हो गया 1 पे भी, तो ये फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए हम चेक करेंगे 1 पे। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, अगर कोई भी फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते भैया क्या होगा। इसको लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f1 माइनस, साथ साथ निकालते जाऊंगा क्योंकि अब काफी क्वेश्चंस हो गए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए बस। अब देखिए 1 से कम, भैया पक्की बात है यही वाला फंक्शन लेंगे 1 से कम। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो, x की जगह 1 माइनस h प्लस का 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से प्लस 1 से बड़ा ये वाला फंक्शन लेंगे तो 1 प्लस h माइनस 2, और 1 पे क्या लेंगे? 0। चमका। अभी हमने ये इक्वल लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी तो पता नहीं ना, अभी तो हमने लेट किया है कि अगर ये कंटिन्यूस होगा तो ये तीनों बराबर होते हैं, अभी तो हम लेके चल रहे हैं। चलो भैया h की जगह 0 रखो, ये कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया? -1, ये कितना? 0। क्या ये इक्वल है? कोई भी इक्वल नहीं है। तो पक्की बात है कि ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो ये फंक्शन 1 पे क्या है? डिसकंटिन्यूस, और कहीं भी इसका डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। और अगर आप इसका ग्राफ भी बना के देख लेंगे तो कुछ इस तरीके से आए, जो जैसा भी कुछ है जैसा बुक में दिया गया है। ठीक है? क्लियर है? तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है डिसकंटिन्यूटी का तो केवल वही पॉइंट लो जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है? और वैसे भी 1 से कम में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 से बड़े में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। आगे एग्जांपल में प्रूफ करेंगे हम लोग। क्लियर है? ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 12। आजा भैया, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डिस्कस द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो हर पॉइंट पे हमको चेक करना पड़ेगा कहां पे कंटिन्यूस है कहां पे कंटिन्यूस नहीं है। तो देखो जब कंटिन्यूटी पूछी जाती है तो उस केस में केस बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 जो भी केस बने। तो देखो इस फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे ब्रेक हो रही है? 0 पे। मतलब हाँ आ रहे हैं, इसी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो बस। अगर डिसकंटिन्यूटी पूछी जाती तो केवल 0 पे हम चेक करते बस, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे ब्रेक हो रही है। लेकिन अब बोला गया कंटिन्यूटी, तो हर एक पॉइंट पे देखेंगे। तो लेट भैया कोई सा भी एक नंबर c लेते हैं जो कि 0 से कम है। c क्या है? जो भी 0 से कम है, हम पहले इस पे चेक करेंगे। वैसे मैं डायरेक्ट भी बताऊं ना तो 0 से कम में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है? 0 से बड़ा भी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि 0 पर क्या होगा। 0 के बारे में क्या इन्होंने बताया है? 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो फाइनली सुनो जरा, फाइनली अगर कोई पूछे कि इस फंक्शन को बताओ ये कंटिन्यूस है, हाँ जी भैया ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्यों? 0 की तो इन्होंने खुद ही नहीं बताया। अगर जैसे इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, 0 यहां पे ये आ जाएगा होल, क्योंकि 0 के बारे में इन्होंने खुद नहीं बताया। तो 0 पे फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइन है। 0 पे फंक्शन क्या है कि 0 पर जाएंगे तो अगर आपने x की जगह 0 पुट किया मेरे भाई तो कौन सा फंक्शन लेंगे? क्वेश्चन में बताया ही नहीं गया है। तो x की वैल्यू 0 पे लेके y क्या होगा नहीं पता। क्लियर है? तो अगर ग्राफ बनाएंगे आप इसका तो पक्की बात है कि x 0 लेंगे तो y पता नहीं, तो वहां पे पेन उठाना पड़ेगा आपको। वैसे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है, लेकिन हमारे पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है 0 के बारे में। तो ये फंक्शन 0 से छोटे पे और 0 से बड़े पे हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। 0 पे नॉट डिफाइंड, 0 पे फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में यार।
बात समझ आ रहे हो? इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया कि 0 पर हम क्या लेंगे। चमका। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाता तो ये कंटिन्यूस हो जाता, फिर ये हर पॉइंट पे। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी गिवन चीज हर किसी पे फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर है? तो इस तरीके वैसे आप दिखाना चाहे दिखा सकते थे, सी से लेके 0, सी मतलब 0 से कम है, तो वही सब झमेला है इसका। x टेंस टू, कई सारे ऐसे क्वेश्चन किए और FC। अब देखो समझाने के लिए, c क्या है, 0 से कम है। अब 0 से कम ले लो -10, आपको समझाने के लिए। तो -10 से थोड़ा सा कम तो भी यही आएगा, और -10 से प्लस, -10 से ज्यादा मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा। ऐसा नहीं है कि -10 से बड़ा तो सर 10 भी होगा, तो ये वाला लोगे नहीं। -10 से कितना ज्यादा, 0 के आसपास, -10 इतना ज्यादा, तो वो भी इसी में ही आएगा। क्लियर है? और माइनस में भी यही, तो हम हर केस में यही आएगा, तो ये कंटिन्यूस होगा। c बराबर 0 पे भी ये क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक है? तो ये हाँ बराबर होगा ना, ये तीनों बराबर होंगे। ग्रेटर देन 0, हाँ बराबर निकल गया होगा। इतनी चीज समझो ना, c की वैल्यू 0 से बड़ी है। क्लियर है? आरी बात समझ में? पक्की बात ऐसी दिखा दे। नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट तो निकल जाता है यार। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या करे, एग्जाम्पल, ये 12 है क्या, ये 13 होगा ना, हाँ 13 होगा ये। एग्जाम्पल 13 कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी। भैया अब इसके बारे में बताना है, तो केस बनेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही, 0 पे, तो 0 पे फाइंड करेंगे, 0 से बड़ा 0 से छोटा। तो ये हम हर तरफ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। केस 1 में एक बार c बराबर 0 पे चेक करेंगे, केस 1 में c 0 से बड़ा और फिर 0 छोटा। तीनों केस में फंक्शन कंटिन्यूस क्यों होगा, क्योंकि 0 से बड़ा एक पॉलिनोमियल है, 0 से छोटा भी एक क्या है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ऐसा हम प्रूव करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है ये वाला, तो अभी मुझे बताना पड़ा सीक्वेंस से, क्योंकि एग्जाम्पल 14 से पहले आपको ये बात नहीं बताई एनसीईआरटी में कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते, नहीं बताई गई है। लेकिन बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब आप सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो आप 0 पे चेक करके बताएंगे उनको। फिर आप लिखेंगे कि when c is greater than 0 the function is x and x is a polynomial function so it will be continuous। डायरेक्ट लिखेंगे आप वहां पे, डायरेक्ट। ये नहीं कि आपको खुद दिखाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है? लेकिन अभी एग्जाम्पल 13 में मुझको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल 14 से पहले है ना। ठीक है? तो ये सब लिख लेना चाहिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं प्रूव करो कि दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते। बहुत ही सिंपल है। पहले आप ये जान लो यार, पॉलिनोमियल क्या, स्पेलिंग लिख दी मैंने। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, सुनो ध्यान से। एक्स स्क्वायर ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है जिसमें LHS RHS दोनों होते हैं। पॉलिनोमियल केवल एक कंडीशन है कि जो पावर होती है ना, जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, बस, मतलब होल नंबर। और इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं होते, याद रख लो ये बात। तो अगर कोई आपसे पूछे √x प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x ये हटेगा, पावर कितने, 1/2। क्लियर? और 1/2 इंटीजर नहीं है। चलिए x प्लस 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। x ऊपर जाएगी, x की पावर -1 हो जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा नॉन नेगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल होते हैं। इसीलिए पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे एनसीईआरटी में बताया, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट an x रेज टू द पावर n। ठीक है? ये होती है। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। क्यों ऐसा इन्होंने, ये क्लास 9th में जो चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, वहां से आया है। ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पे जो n होता है ये हमेशा इंटीजर होता है, और ये a0 a1 ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, √x ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन x√2 तो हमारा पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि ये तो एक भैया कोफिशिएंट है इसका। ठीक है ना? कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है सर? तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। चलिए, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, हमको ऐसा प्रूफ करना, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, सी पर हम दिखाते हैं। तो अगर ये कंडीशन आ जाए, हम अगर इसको शो कर दें, तो क्या कोई दिक्कत, दोनों बराबर आ जाए। अब आप कहेंगे सर आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्यों नहीं ली? अरे भैया फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? कहीं नहीं ब्रेक हो रहा है।
तो डायरेक्ट पुट करेंगे। चलो x की जगह क्या पुट कर दो आप, c, तो a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर डॉट 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 an, ऐसे इसमें आ जाएगा। यस और नो, यस और नो, ऐसी दोनों बराबरी तो है। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से बता दिया गया है। बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? पक्की बात है, देख लेना। ठीक है जी। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं यूजिंग पीएमआई। डिफरेंट बुक में इस तरीके से भी सॉल्यूशन दिया गया। क्या कह रहे हैं, व्हेन n इक्वल्स टू 1 लो। जब n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो ये क्या होगा, a0 कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और हम पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। चलिए व्हेन n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो हमारे पास a0 प्लस a1x। ठीक है, पक्की बात है। ये तो हम कंटिन्यूस दिखा चुके हैं, और इसको हम दिखा देंगे जब दो फंक्शन आपस में अगर कंटिन्यूस होते हैं, उनको ऐड कर दें तो वो भी हमारे कंटिन्यूस हो। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ठीक, बट ये सिंपल लगा, एनसीईआरटी वाला मुझे सही लगा भाई। अब आ रहा है एग्जाम्पल 15, जिसका सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आप लोग, इसे मारो गोली। मैं सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिटेल से, कैसे उसका ग्राफ बनता है, क्या होता है, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इसको कराऊंगा तो फिर वो एक जनरल सॉल्यूशन हो जाए केवल। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन को भूल जाओ थोड़ी देर को। अब हम लोग समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका नाम भी बड़ा यूनिक है। देखना अभी जब मैं बताऊंगा आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अगर इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस का साइन बोलते हैं, या आप लोग नॉर्मल मैथ में स्मॉल ब्रैकेट बोल देते हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको वो भी बोलते हैं। हाँ, स्मॉल तो बोला होता है। चलिए ठीक है, अब हमको क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसे इसका ग्राफ बनेगा, उस पर हम लोग जाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि 1.2 या 3.7 या -3.4 या -1 की वैल्यू, इसका मतलब क्या आंसर निकल के आएगा। चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक देसी जो लैंग्वेज है, देसी, वो समझो पहले। वैसे इसको 3 तरीके से समझाऊंगा मैं। एक बड़ा सिंपल वाला, वो ये कहता है कि अगर इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर आप इस तरीके से उसको लिख दें, इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, बहुत प्यार से समझे तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है। ये कहना चाह रहे हैं, ये होती है कायदे में रियल डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है इसको मैं समझाता हूं। 1.2 की वैल्यू बताइए क्या होती है। ये साइन मतलब ये रिप्रेजेंट करा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। जैसे मॉडुलस 1, जैसे मॉडुलस के अंदर -1 है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बाहर निकल के क्या आंसर आता है भैया, जो अंदर माइनस होता है वो भी प्लस हो जाता है, प्लस वाला भी प्लस हो जाता है। तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 की वैल्यू क्या होगी, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और दिमाग में लेके चलो कि भाई इंटीजर कभी पॉइंट में नहीं होते, डेसिमल फॉर्म में नहीं होते। तो क्या 1.2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.2, यस और नो। तो देखो, इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो आंसर क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर क्या है इसमें, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। आई बात समझ में। अच्छा, 3.7 इसे क्या लिखेंगे, 3 + 0.7। वैसे आप कहोगे सर हम 3.7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, 4 + 4 - 0.3, ऐसे भी तो लिख सकते हो यार। लेकिन डेफिनेशन क्या, इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन। आपने इसको प्लस लगा के मान लो माइनस कर दिया, ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया। पॉजिटिव फ्रैक्शन कहां हुआ, ये बात समझ आ रही है ना। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 0.7। तो इंटीजर क्या है इसमें, 3, क्योंकि 0.7 तो पॉजिटिव फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन कभी इंटीजर नहीं होते हैं। -3.4 को अगर आप सोच रहे हैं क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं -3 - 0.4, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों, -3 तो चलो इंटीजर है, मान लिया आपकी बात कि -3 तो इंटीजर है, लेकिन ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो जेन्युइन डेफिनेशन है वो ये है, और ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में क्या है वो भी बताऊंगा जरा। तो इसको पता है हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -4 और +0.6। कर लो सॉल्व, पक्की बात है। तो -4 इंटीजर भी है और 0.6 हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन भी है। तो ऐसे केस में आंसर क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर क्या है, क्लियर है, बात समझ आ रही है।
क्लियर? एनसीईआरटी ने कैसे, अब देखो -1, अब -1 को हम कैसे लिखेंगे, तो ये तो इंटीजर है तो इसे -1 प्लस 0.0, अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब कुछ भी नहीं है तो इंटीजर। तो कहने का मतलब अगर इंटीजर है तो आंसर डायरेक्ट इंटीजर आ जाएगा, पॉइंट में है तो इस तरीके से आता है। एक बड़ा डाउट होता है बच्चों को, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको ऐसे बताया है, उन्होंने ये कहा है कि भैया ये नंबर लाइन लो 0 1 2। अब आपसे मैंने कहा 1.2, तो पक्की बात है 1.2 यहां कहीं होगा समझाने के लिए, तो इसका आंसर कितना आया 1। बात समझ आ रही है? लेकिन आप कहेंगे सर 1.2 से तो 1 छोटा है और नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों नहीं? क्योंकि वो भी होता है, वो भी इसमें मैं डिस्कस करूंगा। सर 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो पता है क्यों बन आ रही है? क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, 1.2 सबसे बड़ा नंबर है। सुनो ध्यान से, 1.2 सबसे बड़ा नंबर है, इससे पहले जितने भी इंटीजर हैं। सही बात है ना? इससे पहले जितने भी इंटीजर होंगे सबसे बड़ा 1.2 ही तो है। क्लियर है? पक्की बात है ना? बात समझ आ रही है? तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किसी किसी बुक में इस तरीके से भी, लेकिन ये याद रखो, इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। लेकिन क्या डिस्टर्ब दो जरा, एक और इसकी डेफिनेशन है, वो भी बड़ी, वो देसी है एकदम। वो किस तरीके से है? वो इस तरीके से है, अगर x कोई इंटीजर है तो आंसर सीधे इंटीजर लिख दो, आंसर सीधे इंटीजर लिख दो। अच्छा जी, अगर x इंटीजर नहीं है तो एक बात सुन लो मेरे भाई, अगर x इंटीजर नहीं है तो पक्की बात है कहीं ना कहीं डेसिमल फॉर्म में होगा। बात समझ आ रही है? अगर कोई नंबर इंटीजर नहीं है तो पक्की बात है वो डेसिमल फॉर्म में होगा। तो कह रहे हैं कि जो भी नंबर है उससे पहले का एक इंटीजर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे थोड़ा इंग्लिश में, जो कि आपकी बहुत अच्छी है, जस्ट बिफोर इंटीजर फ्रॉम नंबर। मतलब अब इसके तरीके से सारे आंसर निकालते हैं, इसके तरीके से 1.2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1.2 नंबर लाइन पे दिखाओ, यहां कहीं होगा 1.2, मतलब 1.2 इंटीजर है नहीं है तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। और ये क्या बोलते हैं, जब वो इंटीजर नहीं है तो उस नंबर से पहले वाला इंटीजर, एकदम पहले वाला, तो 1.2 से पहले इंटीजर क्या है? बात समझ आ रही है? इस तरीके से भी मैंने आपको बताया। चलिए दूसरा तरीका इसको लेते हैं, -3.4 को देखो, 0 -1 -2 -3 -4, यहां कहीं होगा माइनस का 3.4। ठीक है जी, तो क्या -3.4 इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, तो ये फंक्शन वर्क करेगा। तो कह रहे हैं जो भी नंबर है उससे एकदम पहले वाला इंटीजर, तो इससे पहले वाला यही तो होगा -4। इसी तरफ जाएंगे, पहले का मतलब इस तरफ, ये नहीं आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ। तो देखो इसका आंसर -4 आ रहा था। ठीक है जी, चलो -1 का देखते हैं, तो -1 तो इंटीजर है तो वही आंसर आ जाएगा, इसीलिए -1 का -1। क्लियर है? एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, और वो मैंने किसी बुक में देखा था, नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि काफी बुक्स थोड़े बहुत देख लेते हैं। तो एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का, देखो जरा, उसी से मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैसे तीनों तरीके सॉल्व हो सकता है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, देखो ध्यान से जरा, अगर जो x है वो k से छोटा है और k-1 के बीच में, तो आंसर आता है k-1। अभी मैं बताऊंगा, लिख दूं बस मैं, ठीक। और जो x की वैल्यू है k के बराबर है और k+1 से छोटी है, तो आंसर आता है k, और वेयर k इज इंटीजर। अब आप कहें सर ये क्या बात है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन। हाँ जी, साइन यहाँ इक्वल वाला, अच्छा जी, ओके ठीक है। अब सुनो ये क्या कहना चाह रहा है, सुनो एक बात ध्यान से सुनो, अगर k इंटीजर है तो थोड़ा सोच के बताओ, अगर k इंटीजर है, k कोई भी नंबर हो सकता है, तो k+2 भी इंटीजर होगा। क्यों? k भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर, पक्की बात है ना। तो k-1 भी इंटीजर होगा। बात समझ आ रही ना? चलिए अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, x कोई भी नंबर है जो कि k और k-1 के बीच में है, k भी इंटीजर है, k-1 भी इंटीजर है। जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो एक इंटीजर 2 है और एक उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, तो क्या इसके बीच में कहीं ना कहीं 1.6 होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जो कोई भी एक नंबर x है वो k और k-1 के बीच में है, तो आंसर हमेशा क्या आता है, k-1। बोले तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। आ रही बात समझ में? मैं इससे समझाता हूं, 1.2 का आंसर 1 आ रहा था, देखो कैसे 1.2, इधर एक 2 इंटीजर है, एक 1 इंटीजर, कहीं ना कहीं 1.2 होगा।
इसके बीच में इस तरीके से बोलते हैं। चलिए, तो x की जो वैल्यू है अगर वो k से छोटी है और k माइनस 1 से बड़ी है तो ऐसे केस में आंसर आएगा k माइनस 1, मतलब k माइनस 1 बोले तो ये वाला इंटीजर। बात समझ आ रही है? तो 1.2 के पास ये वाला इंटीजर है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर जो x है k प्लस 1 और k के बीच में है तो उसमें आंसर k आएगा। सही बात है यार, k प्लस 1 बोले तो मान लो कोई इंटीजर k की जगह मान लो 2 लिया तो k प्लस 1 कितना है 3, तो इसके बीच जो भी नंबर होगा हर किसी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 ही तो होगा। कोई अगर आपसे ये पूछे 2.999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा। बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे 3 तरीके से क्यों बताया? यार देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, 11th क्लास में ही पढ़ा था, तो आपको तीनों फॉर्मेट से आने चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि जो एग्जाम्पल 15 है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो आएंगे तो सीधे 4 मार्क्स में आएंगे, उससे नीचे बात नहीं करेंगे आपसे। क्लियर है? तो ये समझ आया। अब मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा कैसे ग्राफ बनता है इसका, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है सर? चलो हटाओ इसे। चलो अब देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। जल्दी देखो, बात नहीं करो यार प्लीज, देखेंगे इधर। -1 माइनस, ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि कैलकुलेशन में फंसना है। चलिए अब मैं जल्दी से इसका, ये x है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है सर? चलिए अब आप कई सारी वैल्यू लेंगे तभी ग्राफ अच्छे से समझ आएगा, फिर ये चीज़ तो ग्राफ से ही समझा सकता हूँ कायदे में मैं। चलो देखो, अच्छा कुछ वैल्यू लेते हैं, माइनस में 1.7, 1.6, 1.4, माइनस का 1, माइनस का 0.9, माइनस का 0.8, 0.4, माइनस का 0.3, 0, ठीक है जी, 0.1, 0.2, 0.9 और 1, 1.2 और 1.4। ठीक है, इस तरीके से ले लिया अपनी तरफ से। अच्छा, अगर माइनस का अगर 1.7 रखा है, माइनस का 1.7, तो इसका क्या आएगा? माइनस का 2। कैसे? जल्दी जल्दी से बताता चलता हूं। इसको मैं लिखूंगा माइनस का 2 प्लस 0.3। इंटीजर क्या -2 ही तो है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया? -2, -2, -2। और जब इंटीजर है तो सीधे इंटीजर आ जाता है। किसका? अरे माइनस ही तो होगा यहाँ पे, माइनस ही लिया मैंने। ठीक है, गुड, ये मैं चेक करता रहता बीच में उन लोगों को। ठीक है, माइनस का 0.9, -1, -1, -1, -1, 0। फिर इसका क्या आएगा? 0.1 का 0, 0, 0, 0, 1 और इसका 1 और 1। ठीक है सर? चलिए अब आ जाए एक तरफ से, x पे जाओ -1.7 अनुमान से लगभग यहाँ कहीं होगा, और y पे जाओ -2, तो ये भैया यहाँ पे आ गया। बात समझ आ रही है? चलो एक बार वो भी रख के दिखा देते हैं, -2, -2 रखेंगे तो भी -2 आएगा। ठीक है, तो x पे गए -2 तो y पे कितना आएगा? -2। ये डार्क कर देंगे इसे। फिर x पे गए दिस, मतलब यहाँ पे, तो भी ये हमारा ये आया। इस पे गए तो भी हमारा ये आया, इस पे गए तो भी हमारा ये आया, ये आया। और जैसे ही सुनो, जैसे ही मैं गया -1 पे तो y कितना है? तो भैया हम यहां नहीं आ गए। क्लियर है? तो इसका ग्राफ ऐसे 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 और यहां होल। क्यों? जैसे ही सुनो सुनो, -1 के आप जितने भी नजदीक आएंगे आंसर हर बार -2 आएगा। यस और नो? लेकिन जैसे ही 1 पे गए आंसर हो जाएगा -1, तो हम इस तरफ आ गए। बात समझ आ रही है मेरे भाई? क्लियर है? फिर ऐसे ही यहां पे आ गए। फिर अगर आपने माइनस का 0.9 रखा फिर भी आंसर -1 ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। जैसे ही आपने यहां पे आंसर रखा 0 तो आंसर क्या जाएगा? 0, मतलब हम यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे होल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही यहां पे जाएंगे फिर ये होल हो जाएगा, यहां पे जाएंगे, इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। क्या पेन उठाना नहीं पड़ा? पक्की बात है, उठाना पड़ा पेन, क्योंकि जब हम यहां पे थे और जैसे ही हमने रखा -1 से 1 सीधा हम यहां पे आए हैं। हम ऐसे थोड़ी ना आए थे। यस और नो? अगर ऐसे आते तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करते, जो कि करेंगे नहीं। तो पहली बात तो ये, अगर कोई फाइनली पूछे आपसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस, तो आंसर आएगा डिसकंटिन्यूअस। पेन उठाना पड़ गया हमको, पक्की बात है। फिर अब इस क्वेश्चन पे आऊंगा, जल्दी से बता दो। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और वो एकदम इसका उल्टा होता है, एकदम इसका उल्टा होता है। इसमें 1.7 इस तरफ वाला लिया, इसमें इस तरफ वाला लेंगे, बात खत्म। ठीक है? और सब कुछ एकदम उल्टा कर देते हैं बस इसमें।
अब यार एक क्वेश्चन बोला क्या है, एक बात सुनो, जब इधर देखो उपासना, जब जब आपने फ्रैक्शन में वैल्यू ली थी, फ्रैक्शन में, यस और नो, तब तक हर बार आंसर सेम आ रहा था, तो क्या पेन उठाना पड़ा? जैसे ही इंटीजर वैल्यू लिया आपने डोमेन में, वैसे ही पेन उठाना पड़ गया ना? नहीं समझी बात, फिर से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपने फ्रैक्शन रखा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन, आंसर हर बार सेम आया, तो क्या पेन उठाना पड़ा था? नहीं उठाना पड़ा था। लेकिन जैसे ही आपने इंटीजर वैल्यू पुट कर दी, मतलब -1 पुट की, तो आंसर आया था माइनस, पेन उठाना पड़ गया था ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, किसके लिए? फ्रैक्शन वैल्यू के लिए। किसके लिए? फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन जैसे ही इंटीग्रल वैल्यू आपने पुट की, इंटीग्रल मतलब इंटीजर एक ही बात होता है, इंटीग्रल से ही इंटीजर बना है, इंटीग्रल मींस होता है कंप्लीट, इसीलिए इंटीजर कभी पॉइंट में नहीं होते, ठीक है। जैसे ही आपने इंटीग्रल या इंटीजर वैल्यू पुट की, वैसे ही फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस मेरे भाई। इसीलिए याद रखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, किस केस में? जब तक फ्रैक्शन वैल्यू आप पुट करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इंटीजर वैल्यू पुट कर दी, वैसे ही फंक्शन हमारा क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। इस बात को मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं, आप -1.7 पुट करो, -1.6 पुट करो, -1.66 पुट करो, हर केस में आंसर -2 आएगा। क्या पेन उठाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने -1 पुट किया, तो इधर आंसर क्या आएगा? तो पेन उठाना नहीं पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो भैया डिसकंटिन्यूटी हमेशा कहां पर मिलेगी? इंटीग्रल पे। ऐसा मैंने ग्राफ से बता दिया, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज को? बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, हटाओ इसको। अब देखिए, चलो ये था क्वेश्चन एग्जांपल 15, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो हमने भैया इतनी चीजें आपको बताई थी, एक बार इसको रिप्रेजेंट करना फिर से सीखते हैं। k-1 और k किस केस में? जो x की वैल्यू है k से छोटी है और k-1 से बड़ी है, x की वैल्यू k के बराबर है और k+1 से छोटी। अब हमको ये दिखाना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, किस पर? इंटीजर पर। ऐसा हमको दिखाना, इन्होंने बोला नहीं, हमने अभी ग्राफ बनाया था इसलिए हमको पता है। तो चलिए देखते हैं। केस बनेगा क्योंकि भैया फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी हमेशा कहां मिलती है? जहां फंक्शन ब्रेक होता है, इंटीजर पर ही ब्रेक होगा। तो k भी एक इंटीजर है और k-1 भी इंटीजर, इनके बीच में ही तो है। तो चलिए हम लोग लेते हैं। तो यहां पे हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx। चलिए, k से कम, k क्या है? एक इंटीजर है, इसमें k क्या होता है? एक इंटीजर। k से थोड़ा सा कम, यही वाला तो भैया फंक्शन लेंगे। बात समझ आ रही है या फिर नहीं? पक्की बात है? क्या हुआ? नहीं आ रही है? तो k से हम लोग k- बनी तो फंक्शन लेंगे। चलिए, k से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा फंक्शन लेंगे? k। क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमेशा इंटीजर पर ही मिलती है। और आप केस 2 में इसके बीच में दिखा दो, इसके बीच में एक नंबर ले लो, कोई भी x की जगह a, और इसके बीच में दिखा दो, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि a नेगेटिव लोगे और a प्लस लोगे और a पर लोगे। a नेगेटिव, a से थोड़ा सा कम तो भी यही आएगा। बात समझ आ रही ना? a से थोड़ा सा ज्यादा तो भी यही आएगा, क्यों? ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। समझा रहा हूं, चलो आपको मान लो ये 1 है और ये 2, इसके बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, 1.5, इससे थोड़ा सा कम मतलब 1.444999 तो भी इसी में तो आएगा। और इससे थोड़ा सा ज्यादा 1.50001 तो भी इसी में आएगा। तो हर केस में k-1 और 1 पे भी k-1, तीनों पे बराबर हो गया। बात समझ आ रही है ना? नहीं चमका? देखो, हम जब केस बनाते हैं, मैंने कहा कोई सा भी एक नंबर, चलो c ले लो। केस क्या होता है? पहले तो हमने इंटीजर पे दिखा दिया, वहां पे फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर हम दिखा रहे हैं c पर, तो c जो है इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, उस केस में हमने दिखाया। और कोई भी नंबर अगर इन दोनों के बीच में होगा तो पक्की बात है वो इंटीजर नहीं होगा। कोई भी नंबर दो इंटीजर के बीच में वो कभी इंटीजर हो ही नहीं सकता। 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सब फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे यार, इंटीजर तो हो ही नहीं सकते वो। तो आप कोई सपोज हमने एक नंबर ले लिया c, ठीक है। चलिए अब हम कैसे दिखाएंगे? c लिमिट और c पर, यस और नो। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो कंटिन्यूअस नहीं होगा हमारा, बिल्कुल होगा। चलिए c नेगेटिव, c से थोड़ा सा कम तो भी तो यही फंक्शन वर्क करेगा, ये वाला।
अगर सी ये है तो, और सी से थोड़ा सा ज़्यादा तो भी यही वाला फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। और सी पर भी देखो यही वाला, तो हर केस में k माइनस 1 ही आएगा। ऐसे ही एक बार सी यहाँ पे रखे देखिए इनके बीच में, तो भी हर केस में आंसर k ही आता रहेगा। तो इस दोनों केस में फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही आपने k लिया था, मतलब कोई इंटीजर लिया था आपने, वैसे ही हमारा फंक्शन क्या हो गया था, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया था। बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरे भाई। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होते हैं, कहां पे, इंटीजर पे, लेकिन फ्रैक्शन में वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पक्की बात है। मुझे ये लिखने का तरीका मुझे थोड़ा और लगता है, क्योंकि सिंपल चीजें हैं, ये सब लिखो ना यहाँ पे। ये क्यों आया k माइनस 1, क्योंकि k से कम के लिए हम ये वाला फंक्शन ही तो लेंगे। बात समझ आ रही है, पक्की बात है। और k से ज्यादा पे यही वाला फंक्शन लेंगे, इसीलिए आगे की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई एफ के निकालने की, हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि जब यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे की रिक्वायरमेंट क्या। क्लियर है। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लोचा। देख लो अगर ये डाउट हो रहा है कि सर इसके आगे आपने कैसे लिख दिया, एक बात सुनो जरा, इसे हम ऐसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू हम पुट कहां करें, यार ये तो होगी x की जगह पुट, क्या इधर कहीं x है, नहीं है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो, प्लस 0 इंटू एक्स, तो आएगा तो k माइनस 1 ही, ठीक है ना। अगर डाउट हो रहा है तो ये, क्योंकि कई भी आपने इसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कभी कभी यहाँ पे केवल 2 भी मिल जाता है। अब आप कहोगे सर हम 2 में x तो है ही नहीं, कहाँ पुट करें, तो डायरेक्ट 2 आया था उसका आंसर, ठीक है। क्लियर होगा यार, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं फिर।